Hello student, today we are going to start the second chapter of class 10th political science civics, that is called federalism. In this chapter we have to discuss about the federal system of a country, what is federalism and what is the importance of federalism, benefit क्या है इससे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी उस देश के सेंट्रल अथॉरिटी और अदर जो यूनिट्स होते हैं उनके बीच में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है उस सिस्टम को फेडरलिज्म, संघवाद की नीति के नाम से जाना जाता है। इंडिया एक संघवादी देश है, इसलिए इसमें संघवाद की नीति को फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम स्टडी करते हैं टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस स्टेट्स जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बोथ इंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, सबके पास अपने अपने पावर होते हैं, अपने अपने तरीके से सिस्टम्स को चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सिस्टम्स को चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम्स को चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट एंसरेबल टू द सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में होता क्या है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब यूनिट सबऑर्डिनेटेड, सेंटर कैन पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशंस को पास आउट करती है और उसको ऑल ओवर द कंट्री मानना पड़ता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं, हैज़ टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन, सबके अपने अपने पावर होते हैं। जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है, ईच एंड एवरी अथॉरिटी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज ओनली विद द कंस्ट्रेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिल करके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज करना चाहती है तो कर सकती है। कोर्ट इंटरप्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर इन डिस्प्यूट्स एराइजेज विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे सपोज दैट स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का इशू है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करता है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होता है वही सर्वोपरि होता है और सर्वमान्य होता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब तो जीएसटी है, जीएसटी में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, काफ़ी इजी हो गया है। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, टू सेफ गार्ड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की यूनिटी को बनाए रखना पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो पढ़ते हैं, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी विच है डिफरेंट कलर्स of person, different regional person, different types of foods, different types of food, clothing and rehabilitation center. So it becomes very difficult to maintain the unity of the country. So federalism plays an important role for the same. Two crucial aspects of an ideal federalism: government at different levels should agree to some rules of power sharing. पावर शेयरिंग के थ्रू दोनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे एग्री होनी चाहिए। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी मेल मिलाप होना चाहिए। दो तरीके के फेडरलिज्म होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर एक्चुअली एक ऐसा फेडरलिज्म होता है जो पहले टुकड़ों में थे और अब जो है एक हो गए हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। बट होल्डिंग टुगेदर ये होता है जो एक थे और अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए कई सारे हिस्सों में, कई सारे प्रोविंस में बट गए। जैसे इंडिया में 29 स्टेट्स बताए जाते थे, 28 स्टेट्स हो गए, कैपिटल टेरिटोरीज हैं और ईच एंड एवरी लेवल पे अपनी अपनी गवर्नमेंट है और सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। स्पेन हो गया और बेल्जियम हो गया, ये होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं। तो दो तरीके के फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
इंडियन फेडरल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का, यानी यहाँ बहुत सारे स्टेट्स होंगे। 3 टायर ऑफ फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। यूनियन लेवल जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और पंचायत जिसे पंचायती राज व्यवस्था या लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 तरीके की लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है, और कनकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों का अधिकार होता है। ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। जी, यूनियन टेरिटोरीज के पास अपने कुछ आइडेंटिकल पावर नहीं होते। चेंजेज इन पावर शेयरिंग हैड टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। पावर शेयरिंग में चेंजेज लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी, यानी जो एमपी होते हैं उनमें 2/3 मेजोरिटी से अगर किसी नियम को पास किया जाता है तो जाकर के पावर शेयरिंग में चेंजेज हो सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। अगर ऐसा कोई इशू आता है तो उस समय कोर्ट इसमें डिसीजन लेता है। अब देख सकते हैं आप, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वे लिस्ट आती है जो नेशनल इम्पोर्टेंस की होती है। यूनियन एलोन कैन मेक लॉज, नियम बना सकता है। डिफरेंट बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एंड कम्युनिकेशन हो गया। ये एग्जाम्पल है यूनियन लिस्ट का। स्टेट लिस्ट है सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस। स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज एज फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, कमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जैसे पढ़ा होगा यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और एग्रीकल्चरल सिस्टम पे जो भी सरकार का फैसला होता है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का अधिकार होता है, सेंटर एज वेल एज स्टेट फैसला ले सकता है। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉज, दोनों नियम बनाते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, पूरे सेंटर के लिए सीबीएसई है और हर एक स्टेट में अपना एक एजुकेशनल सिस्टम होता है। जैसे बिहार के लिए बिहार बोर्ड हो गया, यूपी में यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा में हरियाणा बोर्ड हो गया। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये जो होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। उस पे दोनों का अधिकार होता है और अपने अपने हिसाब से नियम बनाए जा सकते हैं। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? जैसे देखा होगा 1947 में ही बताया गया था कि हमारे देश में स्टेट्स होंगे लैंग्वेज के आधार पे, और लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाए गए, वहाँ पे अपनी सरकार होती है और अपने हिसाब से फैसला लेती है। रेसिड्यूरी पावर्स, जैसे कुछ पावर बच गए, आर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दिस 3 लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट एलोन हैज टू पावर टू मेक लॉज। जैसे मान लो कोई नई चीज़ आ गई, लिस्ट बनने के बाद जब कोई नई चीज़ आती है तो उसे रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटली अधिकार होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में रेसिड्यूरी पावर्स का अधिकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लैंग्विस्टिक स्टेक के आधार पे राज्यों का बंटवारा किया गया है, और वहाँ पे लैंग्वेज और जियोग्राफिकल कंडीशन, कल्चर के आधार पे एक बाउंड्री बैकअप बनाई गई है। उस बाउंड्री बैकअप को स्टेट कहते हैं। जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया एंड झारखंड हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जब इंडिया में पढ़ते हैं, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है हमारे देश में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बट हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक नहीं माना गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। हिंदी को ज़बरदस्ती हम लॉन्च नहीं कर सकते, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग में बताया गया होगा कि केवल सिंगली भाषा लॉन्च कर दिया गया था श्रीलंका में, जिसकी वजह से श्रीलंका आज सिविल वार जैसी समस्या से जूझ रहा है। 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज को दर्जा मिला हुआ है राष्ट्रीय भाषा का, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है उसे। सेंटर एग्री टू यूज इंग्लिश एलोंग विथ हिंदी बाई दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है और दोनों ही लैंग्वेज में डेट मीन्स कॉल्ड वर्क किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये होना चाहिए। व्हाट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, सेंटर मिसयूजिंग द कंट्रीब्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। कई बार क्या होता है, अपोजिशन पार्टी होती है और इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको फंड नहीं देती है, ये भी होता है। कई बार कोगुलेशन गवर्नमेंट होती है जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक,
When power is taken away from center and state government and given to local government, इसे decentralization कहते हैं। Wise, vastness of states in size and population, इंटरनल डाइवर्स, नीड फॉर पावर शेयरिंग, ये तीन चीज़ें होती है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। बेसिक आइडियाज़ क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे? सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू एट लोकल लेवल, गांव में जो समस्याएं होती है, ग्रामीण सेक्टरों में जो समस्याएं होती है, उसको सॉल्व के लिए ऐसा किया जाता है। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लियर लोकेलिटी, किसी गांव में क्या समस्या है वहाँ के मुखिया को बेटर वे में पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा, स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा। बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, ये सब लोकल लोगों को ही पता होता है कि कहाँ पे कैसे पैसा लगाया जाए और कहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, तो कितना बेनिफिट होगा और किसको होगा। इसके लिए 1992 में एक एक्ट पारित किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। इसके तहत क्या था? इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट जो हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं उसका रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें SC ST और OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए, 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। स्टेट कमीशन इस इलेक्शन को होल्ड कराएगा। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज को कुछ रेवेन्यू और कुछ पावर देगा। ये 1992 में एक्ट पारित हुआ था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इलेक्शन होते ही नहीं थे और एक बार कोई मुखिया बन गया तो जन्मजात वही मुखिया रहता था। इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए 1992 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत लोकल बॉडीज में भी इलेक्शन कराना जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बन गई, और उसमें कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू किया गया। इसके बाद क्या होता है, हर 5 साल में गांव में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में मुखिया, वार्ड मेंबर और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो जीतते हैं और वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को रन कराते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि पंचायती राज में क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ग्रामीण सेक्टर में होता है उसके लिए विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगा, फॉर्म्ड बाय ग्राम सभा, और उसका हेड जो होगा वो सरपंच होगा। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगा, इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, और इसका जो हेड होता है वो BDO होता है, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ये सरकारी आदमी होता है। डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद होता है, फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद जिला चेयरपर्सन इसका जो होता है हेड होता है। इस तरीके से लोकल जो ग्रामीण सेक्टर होते हैं उसमें विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पंचायती राज व्यवस्था को फॉर्म किया जाता है। टाउन्स में जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं और छोटे सिटीज़ होते हैं उनके लिए, जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो हेड होता है। उसके अलावा बिग सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और मेयर इज हेड। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में डेट मीन्स कॉल्ड MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली काम करता है, और इसमें जो मेयर होता है वही हेड होता है MCD का। तो डेट मीन्स डिफ़िकल्टीज फेम्ड बाय लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अभी भी समस्या ये है कि रेगुलरली इलेक्शन नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। बहुत सारी जो राज्य स्तरीय सरकार है वो ना तो पावर को ट्रांसफॉर्म कर रही है ना तो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये मेजर प्रॉब्लम देखने को मिले हैं लोकल गवर्नमेंट में, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को भी सुधारना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांव के स्तर पे सही रूलिंग होगा तो ऑटोमेटिकली जिला स्तर पर रूलिंग सही होगा, और जिला स्तर पर रूलिंग सही होगा तो स्टेट स्तर पर रूलिंग सही होगा, और स्टेट स्तर पर अगर रूलिंग सही होगा तो सेंट्रल लेवल पे रूलिंग सही होगा, और जब रूलिंग सही हो जाएगा तो पूरा देश सही ढंग से सर्वाइव करने लगेगा। इसलिए फेडरलिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। खास करके इंडियन फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इंडियन फेडरलिज्म में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, डेट मीन्स कॉल सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्टेड मेंबर जिला परिषद का निर्माण करते हैं, और इस आधार पे राज्य सरकारें फॉर्म होती है, और राज्य सरकारों के आधार पर डेट मीन्स कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे ही किसी नियम को लागू किया जाता है या बनाया जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।